हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आप लोगों ने, अगर आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने नया बनाया है, उसमें अगर आप लोगों ने देखा है तो मैंने कुछ नोट्स आप लोगों को दिए हैं। मेनली इंटरनेट से कलेक्ट करके आप लोगों को ये नोट्स मैंने दी है। तो अब तक जिस जिस विषय पर मैंने नोट्स दी है वो है, पहला, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस इन चाइना, यानी कि चीन का जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, उस ऑर्गन के बारे में मैंने कुछ आप लोगों को नोट्स दिए हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को द एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि स्टेट काउंसिल, उसके ऊपर कुछ नोट्स दिए हैं। एंड फाइनली मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्ट्रक्चर है और कम्युनिस्ट पार्टी के जो फंक्शंस है, उसका जो रोल है, उसके ऊपर भी कुछ दिए हैं। तो ज़रूरी है कि नोट से आप लोग गो थ्रू करें, इसको पढ़ें अच्छे से और इसको समझने की कोशिश करें। तो क्योंकि अभी क्लास नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, जिस जिस विषय पर मैंने आप लोगों को नोट्स अब तक दिए हैं उन विषय को मैं एक्सप्लेन करके उसका रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुंचा रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ओके, तो देखिए, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एनपीसी यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ओके, तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस का पावर्स क्या है, उसका फंक्शंस क्या है और उसकी पोजीशन यानी कि चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम में उसका पोजीशन, उसका इज्जत, उसका जगह क्या है, उस बारे में मैं आज आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। तो नोट में सब कुछ लिखा है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, जिस वजह से मैं ये रिकॉर्डिंग आप तक भेज रही हूँ। तो देखिए, नेशनल पीपल्स कांग्रेस जिसको आप कह रहे हैं, वो है चाइना का लेजिस्लेटिव बॉडी। ओके, लेजिस्लेचर का मतलब वो ऑर्गन जिसका काम है कानून बनाना। एक देश को शासन करने के लिए जो भी कानून की ज़रूरत है, उन सब कानून को, लॉज को बनाना, तैयार करना, वो काम होता है लेजिस्लेचर का। तो चाइना का लेजिस्लेचर का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी कि एनपीसी। ओके, तो एनपीसी को कहा जाता है द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर, यानी कि पावर एक्सरसाइज करने वाला जितने भी ऑर्गन्स है, उनमें से सबसे हाईएस्ट ऑर्गन है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो यहाँ पर कौन रहता है, हु आर द मेंबर्स ऑफ द एनपीसी? एनपीसी के मेंबर्स कौन कौन हैं? कहा जाता है कि एनपीसी के सभी मेंबर्स पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि आम जनता का प्रतिनिधि। लेकिन सच्चाई ये है कि चाइना में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, और यहाँ पर सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्शंस, कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश के मुताबिक होता है। यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता है, जैसे इंडिया में या फिर दूसरे डेमोक्रेटिक देशों में, यूएसए में, ब्रिटेन में होता है। यहाँ चाइना में ऐसा नहीं होता है, यानी कि यहाँ कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रक्रिया नहीं है जिसके ज़रिए एनपीसी या फिर कोई भी सरकारी संगठन का सदस्य आम जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो फिर एनपीसी के मेंबर्स एनपीसी में आते कैसे हैं? यहाँ पे आने का एक तरीका है। देखिए, मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाते वक्त समझाए थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी शासन व्यवस्था की सुविधा के लिए पूरा चाइना को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में बांटा गया है, जैसे कि प्रोविंसेस यानी प्रदेश,
म्यूनिसिपैलिटीज़ डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकार की डायरेक्ट कंट्रोल में रहने वाले सभी म्यूनिसिपैलिटीज़, छोटे छोटे शहर। एंड फाइनली कुछ ऑटोनॉमस रीजियंस, यानी कि जो इलाके रहते तो है चाइनीज़ मेनलैंड के अंदर ही, लेकिन वो कुछ हद तक कुछ इंडिपेंडेंस, कुछ विषय पर इंडिपेंडेंस भोगते हैं, जैसे कि हांगकांग और शंघाई का एग्जाम्पल मैंने दिया था। तो इन प्रोविंसेस में, म्यूनिसिपैलिटीज़ में और इन ऑटोनॉमस रीजियंस में भी कुछ छोटे छोटे पीपल्स कांग्रेसेस होते हैं, जिनको कहा जाता है LPC, यानी कि लोकल पीपल्स कांग्रेसेस। अब देखिए, लोकल पीपल्स कांग्रेसेस के जितने भी मेंबर्स हैं सभी स्टेज में, प्रोविंसेस में, म्यूनिसिपैलिटीज़ में, ऑटोनॉमस रीजियंस में, उन सब मेंबर्स को एक विशेष नाम से पुकारा जाता है, वो है डेपुटी। क्या कहा जाता है? डेपुटी। तो LPC यानी लोकल पीपल्स कांग्रेसेस की मेंबर्स को डेपुटी के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरह नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी NPC के सदस्यों को भी डेपुटी के नाम से पुकारा जाता है। अब रिवायत, नियम ये है कि LPC के जितने भी डेपुटीज़ हैं वो सब मिलकर NPC यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की डेपुटी को चुनकर लाते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, NPC यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस में जितने भी डेपुटीज़ हैं उन सबको कैसे चुने जाते हैं? LPC यानी लोकल पीपल्स कांग्रेसेस की डेपुटीज़ सब मिलकर NPC के डेपुटीज़ को सिलेक्ट करके NPC में भेजता है। तो सरल दृष्टि से, यानी कि खुले आँखों से, सफ़ेद आँखों से हमको यही नज़र आता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेसेस की डेपुटी को इलेक्ट करता है प्रोविंस, म्यूनिसिपैलिटी और ऑटोनॉमस इलाके की LPC के डेपुटीज़। लेकिन बिहाइंड द सीन, यानी कि पिक्चर के बैकग्राउंड में भी कुछ है जो हमें नज़र नहीं आता है। वो क्या? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेंट्रल कमेटी में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब डिसाइड करते हैं कि NPC के डेपुटी बनकर कौन जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा शख्स है चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थक नहीं है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों के मुताबिक नहीं चलता है, ऐसे व्यक्ति या ऐसे शख्स को कभी भी NPC के सदस्यता नहीं मिलेगा। यानी दिखने को तो ऐसा लगता है कि LPC के मेंबर्स ही, LPC के डेपुटीज़ ही NPC के डेपुटी को चुन रहे हैं, लेकिन असल में LPC के डेपुटी सिर्फ वही व्यक्तियों को NPC के डेपुटी के तौर पे चुनेंगे जिसको कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी ने सिफारिश किया है। ओके, तो देखिए, डेमोक्रेसी यहाँ पे है नहीं, और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम पे जिन व्यक्तियों को पुकारा जा रहा है वो असल में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स है ही नहीं, क्योंकि कोई आम इंसान या कॉमन पीपल इन लोगों को नहीं चुनते हैं। तो ये लोग कैसे आते हैं? LPC के डेपुटी द्वारा, और गहरी तौर पे देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी के सिफारिश के द्वारा। ओके, अब देखते हैं NPC का काम क्या है। NPC असल में सिर्फ नाम के वास्ते ही एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है जो साल में सिर्फ एक ही बार अपना अधिवेशन बुलाता है। तो मैंने कहा था कि सिर्फ मार्च के महीने में सिर्फ 2 हफ्ते के लिए NPC अपना अधिवेशन करता है। तो फिर साल भर जितने दिन और है तब NPC अधिवेशन में नहीं रहता है, तो NPC का काम कौन करता है?
एनपीसी का काम करता है एक और संगठन जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी। ओके, स्थायी कमेटी यानी कि स्टैंडिंग कमेटी। तो साल के उस वक्त जब एनपीसी अधिवेशन में गैर मौजूद है, उस वक्त एनपीसी का सभी काम करता है एक छोटा सा ऑर्गन जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको कौन चुनते हैं? एनपीसी के डिप्यूटीज। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को इलेक्ट कौन करते हैं? एनपीसी के डिप्यूटीज। अब देखिए, ये जो एनपीसी है और उसका स्टैंडिंग कमेटी है, इन दोनों का काम है लेजिस्लेटिव वर्क, यानी कि कानून बनाना। जो कानून संविधान के मुताबिक होना चाहिए, चीन का संविधान के मुताबिक होना चाहिए, और जो कानून पूरे देश भर में लागू होगा। तो एनपीसी का काम क्या है? एनपीसी का काम है लॉ मेकिंग फंक्शन, टू मेक द लॉज ऑफ द लैंड। लोकल लेवल के लिए भी और नेशनल लेवल के लिए भी जितने भी लॉज है उन सबको बनाना एनपीसी का काम है। फिर दूसरा फंक्शन एनपीसी का क्या है? कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस यानी कि शासन विभागीय काम भी एनपीसी को सौंपा गया है। जैसे कि एनपीसी का काम होता है स्टेट काउंसिल यानी कि चीन का जो राष्ट्रीय परिषद है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वहाँ पर जितने भी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़ है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फिर दूसरे मिनिस्टर्स, फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ की जो इंचार्ज है, मतलब स्टेट काउंसिल के जितने भी सदस्य हैं उन सबको अपॉइंट करना एनपीसी का काम होता है। ये आपको नोट में ही सब कुछ मिल जाएगा, पॉइंट वाइज आप देखिएगा, वहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को बोलती जा रही हूँ कि उसका एनपीसी का काम क्या है। उसका काम है स्टेट काउंसिल के सदस्यों को निर्वाचित करना। उसके अलावा एक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है। चाइना में एक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है जिसका काम है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जो भी शख्स काम कर रहे हैं उस पर एक कंट्रोल, एक नज़रदारी करना। तो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के एक चेयरमैन होते हैं, जिस चेयरमैन को अपॉइंट करना भी एनपीसी का काम होता है। इसके अलावा एनपीसी का काम होता है जितने भी लोकल पीपल्स कांग्रेसेस है, प्रोविंसेस, म्यूनिसिपैलिटीज़ और ऑटोनॉमस रीजियंस में, उन एलपीसी के कामकाजों पर नज़रदारी करना। उसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी साल भर जो भी लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म करती है उस पर भी नज़रदारी करना एनपीसी का काम है। तो आप यहाँ पूछ सकते हैं कि एनपीसी तो साल में सिर्फ एक ही बार अपना अधिवेशन बुलाता है, तो उसको कैसे मौका मिलता है स्टैंडिंग कमेटी का साल भर का काम का नज़रदारी करना? तो आंसर ये है कि साल भर स्टैंडिंग कमेटी जो भी काम करता है उसको एक रिपोर्ट के तौर पे पेश किया जाता है, और उस रिपोर्ट को जब एनपीसी अपना अधिवेशन में मिलता है एनपीसी के सामने रखा जाता है। तो साल भर स्टैंडिंग कमेटी ने जो भी काम किया, जो भी लॉज बनाए, जो भी ड्राफ्ट्स बनाए, उन सबको एक रिपोर्ट के तौर पे प्रिपेयर करके एनपीसी के सामने रखता है। कब? जब एनपीसी अपना अधिवेशन में मिलता है, और तब एनपीसी का काम होगा उन सभी रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से जांचना, परखना और फिर उस पर अपना मोहर लगाना। यानी कि अगर एनपीसी को स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पसंद है तो उस पर सहमति देना, और अगर रिपोर्ट में उसको लगता है कुछ गलत है तो एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी को निर्देश दे सकता है कि तुम ये सब फिर से करेक्ट कर लो। ओके, इसके अलावा भी कुछ मिसलेनियस फंक्शंस है ये एनपीसी को करना पड़ता है। वो क्या?
एनपीसी को राष्ट्र के इमरजेंसी के वक्त कुछ खास कदम उठानी पड़ती है। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं कि चीन में कोरोना वायरस की प्रकोप की वजह से चीन की सरकार को कितना सारा कदम उठाना पड़ रहा है वहाँ के नागरिकों के हिफाजत के लिए, उनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो, जिसको ये डिज़ीज़ हो रहा है वो सही तरीके से रिकवर कर ले, चाइना का इकोनॉमी फिर से पहले जैसा बन जाए। तो ये इन सब बातों का ख्याल रखना ये एनपीसी का काम होता है। यानी कोई भी नेशनल लेवल डिज़ास्टर, कोई भी आफत, कोई भी इमरजेंसी अगर आ जाए तो उसको हैंडलिंग करना, उसको अच्छी तरह से संभालना, वो एनपीसी का काम होता है। तो इसके बाद आता है एनपीसी की जो पोजीशन, उसका रोल है, उस पर गौर करने की। तो एनपीसी को कहा जाता है हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर, और एनपीसी के काम काजों को भी देखकर ऐसा लगता है कि एनपीसी ही शायद चाइना का टॉप गवर्निंग बॉडी है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गन है, ऐसा संविधान में कहा गया है। और एनपीसी को एनालाइज करने के बाद हमें ऐसा लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। एनपीसी का जो रोल है वो बहुत हद तक सीमित है दो वजह से। मैं क्या बोल रही हूँ? द रोल ऑफ द एनपीसी इज़ लिमिटेड बाय टू फैक्टर्स। एनपीसी के रोल दो कारणों की वजह से सीमित हो गया है। तो पहला कारण ये है कि एनपीसी तो साल में सिर्फ एक ही बार अपना अधिवेशन में मिलता है। तो साल भर जब एनपीसी अधिवेशन में नहीं रहता है तो उसका काम करता है पूरी तरह से स्टैंडिंग कमेटी। तो अगर स्टैंडिंग कमेटी ही सब करता है तो एनपीसी का इम्पोर्टेंस, उसका अहमियत काफ़ी कम हो जाती है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि द रोल ऑफ द एनपीसी इज़ एक्चुअली ओवरशैडोड बाय द स्टैंडिंग कमेटी। यानी कि स्टैंडिंग कमेटी जैसे एक साया की तरह एनपीसी को पूरी तरह से ढक दिया है। उसका इम्पोर्टेंस, उसका फंक्शन, सब कुछ स्टैंडिंग कमेटी ने किसी तरह हाईजैक कर लिया है। और दूसरा फैक्टर जो सबसे बड़ा कारण है वो है ये कि चाइना में पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह से गवर्न होती है, कंट्रोल होती है कम्युनिस्ट पार्टी के डिक्टेट्स के द्वारा। तो कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी ही सिफारिश करता है कौन कौन व्यक्ति एनपीसी में डिप्टी बनकर जाएगा। और जाहिर सी बात है, जो भी एनपीसी के डिप्टी बनकर एनपीसी तक पहुंच जाते हैं उनका कोशिश रहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप बॉसेस को किसी भी तरह से नाराज़ ना किया जाए। तो हमेशा डिप्यूटीज़ वही करेंगे जो कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी से उनको करने के लिए कहा जाएगा। तो इससे क्या होता है, एनपीसी का जो स्वतंत्रता, उसका काम करने का आज़ादी, इंडिपेंडेंस ऑफ फंक्शन, वो पूरी तरह से खो जाता है। या फिर यूँ कहा जा सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी द्वारा दिए गए निर्देशनामाओं को वास्तवायित करना, हकीकत में लागू करना, प्रयोग करना, वही बन गया है एनपीसी का काम। और तीसरी बात जो आपको याद रखना है वो है, चाइना में उसकी पॉलिटिकल सिस्टम में देयर इज़ नथिंग कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। पावर का सेपरेशन यानी कि ताकत का स्वतंत्रीकरण नाम का कोई चीज़ नहीं है, जिस वजह से एनपीसी का बहुत सारा काम स्टेट काउंसिल यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी कर लेता है और एनपीसी को बहुत सारा एग्जीक्यूटिव काम करना पड़ता है। तो जिस वजह से क्या हुआ, आज हम देखते हैं कि स्टेट काउंसिल भी एनपीसी के बहुत सारे कामकाज कर लेते हैं, जिसकी वजह से एनपीसी का इम्पोर्टेंस काफ़ी कम हो चुका है। ओके, तो आपको जहन में रखना है कुछ पॉइंट्स
जिसको इलाबोरेट करने से आपका आंसर बन जाएगा। आपका पहला पॉइंट होगा कि एनपीसी का संवैधानिक पोजीशन क्या है। इट इज़ द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर, वो चाइना का लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। फिर दूसरा पॉइंट होगा एनपीसी का कॉम्पोजिशन, यानी एनपीसी किन लोगों को लेकर बना है। यहाँ पर आपको बोलना है एनपीसी के मेंबर्स को डेपुटी के नाम पे जाने जाते हैं और वो कैसे इलेक्ट होते हैं। प्रोविंसेस, म्यूनिसिपैलिटीज़ और ऑटोनॉमस रीजियंस के जितने भी एलपीसी यानी लोकल पीपल्स कांग्रेसेस है उनके डेपुटीज़ द्वारा चुने जाते हैं एनपीसी के डेपुटीज़। उसके बाद आपको बताना है एनपीसी का काम बहुत सीमित है, वो सिर्फ साल में एक ही बार अधिवेशन में आता है और बाकी समय स्टैंडिंग कमेटी को उसका काम संभालना पड़ता है। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स कौन है? जो एनपीसी के डेपुटीज़ द्वारा चुने जाते हैं और वही एनपीसी का लगभग सभी काम कर लेता है। फिर आपको एनपीसी के फंक्शंस के बारे में बोलना है। उसका लेजिस्लेटिव फंक्शन है, इसके अलावा कुछ अपॉइंटमेंट फंक्शंस है, कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है और कुछ इमरजेंसी फंक्शंस है। एंड फाइनली आपका लास्ट पॉइंट होगा एनपीसी का कामों का मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, जहाँ पे आप बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एनपीसी को भले ही कितना बड़ा रोल क्यों ना दिया हो, असल में एनपीसी का रोल सीमित है दो वजह से। पहला, कम्युनिस्ट पार्टी का एक ओवरऑल कंट्रोल, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल, और दूसरी बात स्टैंडिंग कमेटी की मौजूदगी। इन दोनों ने मिलकर एनपीसी का रोल को काफ़ी छोटा बना दिया है। ओके, तो मुझे उम्मीद है मेरी इस लेक्चर से कुछ तो आपको समझ में आएगा। लेक्चर को फॉलो कीजिए और जो नोट मैंने भेजा है उसको पढ़िए। अगर उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस आपके दिल में आता है तो व्हाट्सएप में लिख कर भेज दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में, जो ग्रुप मैंने ख़ास तर से आप लोगों के लिए बनाया है, उसमें सेंड कीजिए। मैं फिर से ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को वो क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूँ। ओके, थैंक यू डियर।